हेलो दोस्तों, तो इस सेशन के माध्यम से संविधान के जितने भी अनुच्छेद भाग हैं वो पूरा का पूरा देखा जाएगा। एक ही वीडियो में एक एक अनुच्छेद को टच किया जाएगा, उसके विषय में बताया जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिए और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, जो कि अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग, 395 अनुच्छेद है। इसी अनुच्छेद में कुछ संशोधन हुए हैं तो इसको 400 कुछ बोला जाता है, जबकि 395 ही है। तो 22 भाग का उल्लेख यहाँ पर देख लीजिए, एक एक भाग दिखाया गया है किस भाग में क्या है। जैसे 5वें भाग में संघ है, चौथे भाग में 4 का में मूल कर्तव्य है, और 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। इसी प्रकार अनुसूचियाँ भी है। अनुसूची 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे में क्या होगा, वेतन एवं भत्ते की बात किए हैं, उसके बाद तीसरे में शपथ है। ऐसे ही 8वें में आपका वो भाषा है, 9वें में ये भूमि सुधार है, 10वें में दल बदल है, 11वें में पंचायती राज और 12वें में नगर पालिका। तो जिस प्रकार वो अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ हैं, वैसे ही यहाँ पर 22 भाग हैं। तो 22 भाग को एक एक देखना है विथ उसके अनुच्छेद, मतलब आर्टिकल के साथ एक एक आर्टिकल को भी समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख लीजिए, पूरा 22 भाग है, एक एक को आप लिख भी सकते हो। जैसे 15 में क्या है, निर्वाचन है, और ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये भाग आपका 13 में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक बात को समझते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 1 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र, आप एक एक पॉइंट को लिखते जाइए। दूसरे की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात किया गया है। नए राज्यों का प्रवेश, पुनः सुन लीजिए, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात किया गया है। चलिए 3 में क्या किया गया है, तो 3 में नए राज्यों का नाम एवं वर्तमान जो राज्य हैं उनके पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन की बात किया गया है। मतलब इसमें परिवर्तन का बात किया गया है, ये ध्यान रखना है। क्या, नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन का बात किया गया। भाग 4 की बात किया भाग 4 नहीं, सॉरी, अनुच्छेद 4 की बात करें तो पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक एवं पारिवारिक विषयों का उपबंध कराने के लिए 2 तथा 3 के अंतर्गत यह बनाई गई है। 2 और 3 के अंतर्गत यह बनाई गई है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 4 हो गया, 2 और 3, 4 अनुच्छेद समाप्त हुआ। चलिए अगला चलते हैं। अब देखते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप देखते हैं, जो कि भाग 2 में है, 5 से 11 अनुच्छेद में है। कहाँ से कहाँ है, 5 से 11। इसे मैं थोड़ा सा साफ कर दूं जिससे दिक्कत ना हो आपको समझने में। एक एक बात को ऐसे ही समझना है, थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त जरूर लगेगा। कहते नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यदि मैं मन से हार गया तो ऐसे ही हार गया। चलिए नागरिकता को समझते हैं। तो अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान के प्रारंभ में जो भी नागरिकता का प्रावधान है वो बातें कहा गया है। तो अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता। 6 की बात किया जाए तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, ये क्या है, पाकिस्तान से ये भारत, इंडिया को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता है। अनुच्छेद 7 की बात करें तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। कुछ जो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए, अब पाकिस्तान से भारत जो प्रव्रजन कर गए वो 6 में है, और जो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए मतलब पाकिस्तान से है उनके लिए
वो नागरिकता का अधिकार है। 8वें की बात किया जाए तो ये भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। ये जो बाहर रहते हैं वो 8 में बोला गया है। 9वें की बात किया जाए तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों के ये नागरिक ना होना, इस बात का उल्लेख है। तो 9 में क्या है, पुनः सुन लीजिए, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिक ना होना। 10वें की बात किया जाए तो 10 में आपका नागरिकता के अधिकारों का ये बना रहना, ये 10 में बात किया गया है। 11 की बात करें तो संसद द्वारा ये नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। मतलब ये संसद के जो 3 पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और क्या राष्ट्रपति, तो उनके द्वारा अधिकार का ये विधि द्वारा विनियमन किया जाना, ये 11 में कहा गया है। चलिए ये तो आपका देखिए, यहाँ से देख लीजिए। पहला देखिए संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4। अब नागरिकता देखिए 5 से 11। अब मूल अधिकार देखोगे जो 12 से 35 है, इसी को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो आइए एक एक बात को देखते हैं, एक एक अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 12 की बात किया जाए तो इसमें राज्य संबंधित परिभाषा है, मतलब परिभाषा है। 13 की बात किया जाए तो मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। किसमें है, 13 में। ये मूल अधिकारों से असंगत जो भी है उसमें उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। अब 14 की बात करें तो ये समता के अधिकार में आता है। समता के अधिकार में 14 से 18 आता है, 14 से 18 आता है, ये समता के अधिकार में है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, ये जो पहले की 7 हुआ करते थे। एक ये मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको 301 के तहत रखा गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक, ये सारी बातें पढ़ाया गया है इसी मतलब चैनल पर, उसे वीडियो को देख लेना, सारी बातें समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में उपलब्ध है संविधान का पूरा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं सिर्फ एक एक अनुच्छेद बता रहा हूँ। तो 14 में, चलिए 14 से स्टार्ट करते हैं। तो 14 में क्या है आपका, ये विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 में है। किसमें है, 14 में। 15 की बात करें तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का निषेध है। पुनः सुन लीजिए, ये धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का निषेध है। अनुच्छेद 16 की बात किया जाए तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत है, मतलब छुआछूत का अंत है, ये अनुच्छेद 17 में है। 18 में बात किया जाए तो उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है। तो ये राइट ऑफ इक्वलिटी है, मतलब समता का अधिकार, समता का अधिकार 14 से 18 है। अब इसके बाद आपको मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है। तो अनुच्छेद 19 की बात करें तो वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है, ये अनुच्छेद 19 में है। 19 का में ही है प्रेस की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिए। अनुच्छेद 20 की बात किया जाए तो 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। किसके लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अब 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है 21 में, इसी में निजता का भी अधिकार है। अब 22 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ये पूरा एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। सिर्फ क्या करना है, जो मेरा यहाँ पर देखिए ग्लोब या आकृति दिखता हो, मेरे चैनल पर चले जाइए और वहाँ से देखा जा सकता है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। चलिए अब इसके बाद जो आपका मूल अधिकार के अंतर्गत तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 है। 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीसरा है शोषण के
विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। तो अनुच्छेद 23 की बात किया जाए तो मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध है। ये मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का निषेध है। 24 की बात किया जाए तो कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध है। बच्चों से काम कराना ये क्या है? निषेध है। अब बात किया जाए, ये तो 3 समाप्त हुआ। देखिए पहला मैं क्या बताया, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अभी मैं बताया ये 23 से 24। अब बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार, किसके? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, विरुद्ध नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो बार बार विरुद्ध बोलने से वो विरुद्ध हो जाता है। तो अनुच्छेद 25 से ये 28 में है। तो 25 में क्या है? 25 में है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। पहले ये बात को समझ जाओ कि जो धर्म की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये 25 से 28 है। किसमें है? 25 से 28 है। 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 की बात किया जाए तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, जो भी धार्मिक कार्य हैं। 27 की बात किया जाए तो ये किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों एवं संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। 28 की बात किया जाए तो कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता है। तो 28 यहाँ पर समाप्त होता है। अब चलिए अगला चलते हैं। तो संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार ये 29 से 30 है। 29 से 30 है। कौन सा? संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार। तो 29 में आपका है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और 30 की बात किया जाए तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ये 30 में है। चलिए 31 की बात किया जाए तो ये निश्चित है, इसी में वो संपत्ति का अधिकार था। तो ये निश्चित है, संपदा आदि के अर्जन के उपबंध में ये विधियों का व्यक्तित्व था। तो ये सब निश्चित है, जिसमें जो भी का खा गा घा था ये सब। तो आइए अगला देखते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इसको संविधान की आत्मा भी बोला जाता है। तो अनुच्छेद 32 में क्या है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार है, जो भी है। इसमें 5 रिट जारी किया जाता है। तो वो सब रिटियाँ इस सेशन के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, इसके पहले मैं सब बताया हूँ, उसे आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 33 की बात करें तो इस भाग द्वारा, अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति होता है। और 34 की बात किया जाए तो जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति तथा तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों द्वारा निर्बंधन किया जाता है। 35 की बात किया जाए तो इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने के लिए विधान की व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 35 में। अब बात कर लेते हैं यहाँ से पुनः, ये आपका मूल अधिकार 12 से 35 समाप्त हुआ। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि 36 से 51 है। अब इस बात को समझना है। चलिए 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में ये रखा गया है। तो 36 में क्या है? इसके परिभाषा है, ये परिभाषा संबंधित, जैसे अनुच्छेद 12 में वो राज्य शब्द की परिभाषा था, वैसे इसमें भी 36 में है, परिभाषा ही है। अब 37 की बात किया जाए तो इस भाग में अंतर्विष्ट तथ्यों का लागू होना की बात किया गया है। और 38 की बात किया जाए तो राज्य के जो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अनुच्छेद 38 में। 39 की बात किया जाए तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं, वो सब बातें का उल्लेख किया गया है। बाकी 40 की बात किया जाए तो एक ग्राम पंचायतों का संगठन है, ग्राम पंचायतों का संगठन है। ये बच्चा जानता है, आपको भी जानना चाहिए।
बच्चा का मतलब जो भी पढ़ता है वो सब जानता है। ठीक, तो आपको भी ये जानना चाहिए। अनुच्छेद 40 एक ग्राम पंचायतों का संगठन है, इसे ध्यान रखना है, डबल स्टार लगा लीजिए। चलिए 41 की बात किया जाए तो 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार है 41 में। 42 की बात किया जाए तो काम की न्याय संगति और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूत सहायता का उपबंध है। किसमें? 42 में है, ये प्रसूत, मानव प्रसूत सहायता का उपबंध है। 43 की बात किया जाए तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के लिए उपबंध है। और 44 की बात किया जाए तो ये नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है, एक समान सिविल संहिता है। 45 की बात किया जाए तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बालकों के लिए ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो उपबंध है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। 46 की बात किया जाए तो ये अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य दुर्लभ जो भी वर्ग हैं वो शिक्षा तथा अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए उपबंध किया गया है। बाकी 47 की बात करें तो इसमें पोषाहार है। क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उच्च करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य कर्तव्य होता है। 48 की बात किया जाए तो कृषि और पशुपालन का संगठन है। 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन संबंधित संगठन है। 47 ध्यान रखना पोषाहार, और 45 ये निःशुल्क शिक्षा अधिकार, 40 याद रखना ये ग्राम पंचायत के लिए है, ये ध्यान रखना। चलिए 49 की बात किया जाए तो 49 में आपका है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। उसके बाद 50 की बात किया जाए तो कार्यपालिका से 50 की बात किया जाए तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। 51 की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि है। चलिए ये भी समाप्त हुआ। क्या आपके राज्य के नीति निदेशक 36 से 51। अब मूल कर्तव्य की बात किया जाए तो 51 का है, 51 का सिर्फ है। अब पहले इसमें 10 था, अब 11 हो गए हैं, अब 11 हो गए हैं। चलिए अब एक एक बात को ये भी जानना है। तो पहले ये जो मूल कर्तव्य है, सबसे पहले तो ये रूस से लिया गया है, जानते रहिए कहाँ से, ये रूस से लिया गया है। और इस 51 के काम में वर्तमान में देखा जाए तो जो मूल कर्तव्य है 11 है, पहले ये 10 हुआ करता था। 11वां कौन सा बढ़ा है? जो कि माता पिता अपने संरक्षण 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थित बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करें। बाकी सब आपके बुक में लिखा ही रहता है, ये 10 जो भी मूल कर्तव्य हैं। चलिए भाग 5 में चलते हैं, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका यहाँ से देखते हैं। ये देखिए संघ 52 से 151 तक चलते हैं, सफ़र करते हैं, लंबा सफ़र है। चलिए तो 52 में क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में क्या होंगे? भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। और 53 में उस संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। और 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और 55 की बात करें तो निर्वाचन की रीति होंगे, निर्वाचन की रीति होगी। 56 की बात करें तो पदा अवधि है, पदा अवधि 5 वर्ष होता है। और 57 की बात किया जाए तो 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता है, पुनर्निर्वाचन की पात्रता है। 58 की बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं हैं। और 59 की बात करें तो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। और 60 की बात करें तो शपथ है। क्या है? शपथ है। किसकी शपथ? राष्ट्रपति का शपथ है। और ये मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं। बाकी वेतन की बात किया जाए तो 5 लाख वर्तमान में वेतन है। 61 की बात किया जाए तो राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 62 की बात किया जाए तो राष्ट्रपति पद की रिक्त को भरने के लिए
निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि है। अब बात किया जाए 63 की, तो 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होंगे, 52 में राष्ट्रपति, 63 में उपराष्ट्रपति और 153 में क्या है, राज्यपाल है। ये ध्यान रखना, वो आगे बताएंगे। चलिए 64 में तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और ये अपने पदेन सभापति का ही वेतन और भत्ते लेता है, उपराष्ट्रपति के वेतन नहीं है। बाकी अब बात किया जाए 65 की, तो 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक जो रिक्त के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन है। किसमें है, अनुच्छेद 65 में। मतलब जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, उनकी अनुपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति कार्य का निर्वहन करते हैं वो अनुच्छेद 65 में है। 66 की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 67 में बात किया जाए तो उनका पदावधि है, पदावधि 5 वर्ष ही होता है। और 68 की बात करें तो उपराष्ट्रपति पद की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करते समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि है। 69 की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। 70 की बात किया जाए तो अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, जो अन्य आकस्मिकता आ जाए तो उसमें राष्ट्रपति के जो भी कार्य रहते हैं उसका निर्वहन 70 में करेंगे। 71 की बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसक्त विषय 71 में है। 72 की बात करें तो क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन एवं परिहार लघुकरण राष्ट्रपति की शक्ति है। किसमें है, 72 में। 73 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है 73 में। चलिए 74 की बात किया जाए तो ये मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आता है। 74 75 तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा और जिसका मुखिया क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और 75 की बात किया जाए तो ये मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं। अब बात किया जाए 76 का, तो 76 में भारत का महान्यायवादी है, भारत का महान्यायवादी है, ध्यान रखना। और महालेखा जो परीक्षक हैं 148 में है, ये ध्यान रखना। तो 76 में क्या है, भारत के महान न्यायवादी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो 76 को। 77 की बात किया जाए तो 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के उपबंध में मंत्री प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। किसमें, 78 में। अब बात किया जाए 79 में, तो 79 में इस संसद का गठन है। 80 में आपका राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, कई बार मैं बताया भी हूँ। अब बात किया जाए तो 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन है और 83 में संसद के सदनों की अवधि है। 83 में क्या है, संसद के सदनों की अवधि है। 84 की बात किया जाए तो संसद की सदस्यता के लिए आर्द्रता है। 85 की बात किया जाए तो संसद का सत्र सत्रासन या विघटन होता है 85 में। 86 की बात किया जाए तो 86 में सदनों में अभिभाषण एवं उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार होता है 86 में। 87 की बात किया जाए तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण और 88 में बात किया जाए तो सदनों के बारे में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार। तो महान्यायवादी किस में है, ध्यान रखना 76 में है। ठीक, चलिए अगला अनुच्छेद तो 89 में देखते हैं तो राज्यसभा का सभापति और उसके उपसभापति, ये 89 में है। बाकी 90 में देखते हैं तो उप सभापति पद रिक्त होना और पद त्याग या पद से हटाए जाना, ये आपका 90 में है। यदि 91 की बात किया जाए तो सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति के अन्य व्यक्तियों की शक्तियाँ 91 में, आर्टिकल 91 में बोला गया है। 92 की बात किया जाए तो जब सभापति या उपसभा को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन ना होना, ये 92 में
कहा गया है। 93 की बात किया जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात है 93 में, और राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये 89 में है, ध्यान रखना है, ये लिखा गया है। चलिए 94 की बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पद त्याग या पद से हटाए जाने की स्थिति में ये अनुबंध है। 95 की बात किया जाए तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करना या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति है, तो अनुच्छेद 95 में है। 96 की बात करें तो जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन ना होना 96 में है। 97 की बात करें तो राज्यसभा और उपसभापति तथा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते की बात किया गया है 97 में, 97 में। 98 की बात किया जाए तो संसद का ये सचिवालय होगा, संसद का सचिवालय। और संसद 3 लोगों से मिलकर बना है, मतलब 3 पार्ट हैं इसके, राज्यसभा, लोकसभा और क्या, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 है, लोकसभा 81 है, राज्यसभा 80 है। और संसद का गठन 79 में है, ध्यान रखना 79 में संसद का गठन है। चलिए नेक्स्ट फेज लेते हैं। यदि बात किया जाए 99 अनुच्छेद 99 तो ये सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संबंधित उल्लेख है। 100 की बात किया जाए तो सदनों में मतदान व्यक्तियों हेतु एवं सदनों की कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं स्टार लगा दूंगा वैसे भी। 101 की बात किया जाए तो स्थानों का रिक्त होना, और जो 102 है ये सदस्यों के लिए निर्धारिताएँ हैं। 102 सदस्यों के लिए निर्धारिताएँ हैं। सदस्यों की निर्धारिताओं से संबंधित प्रश्नों पर जो विनिश्चित अनुच्छेद 99 के अधीन ये शपथ लेने के प्रतिज्ञान में या उससे पहले जो आर्दित ना हो उन्हें निराधित किए जाने में, ये आपका 104 में है। 103 में तो सदस्यों की जो भी उसके संबंधित निर्धारिताएँ हैं उन प्रश्नों पर विनिश्चय करना। बात किया जाए 105 का तो ये संसद के दोनों सदनों के तथा उनके सदस्यों की समितियां की शक्ति विशेषाधिकार आदि का बात है। 6 की बात किया जाए तो ये सदस्यों के वेतन और भत्ते। 7 की बात किया जाए तो 107 में विधेयकों का पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। 8 की बात किया जाए तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 108 है। और 109 की बात किया जाए तो धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, अनुच्छेद 21 में, 109 में। 10 की बात किया जाए तो धन विधेयक की परिभाषा है, ये याद रखना है, 110 से धन विधेयक की परिभाषा है। 11 की बात किया जाए तो जो भी विधेयक है उस पर अनुमति की बात किया गया है 111 में। बाकी 112 की बात किया जाए तो वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। 13 की बात किया जाए तो संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है। और 14 की बात करें तो विनियोग विधेयक है। 15 की बात किया जाए 115 तो अनुपूरक अतिरिक्त तथा अधिक अनुदान है। अब 16 की बात किया जाए 116 तो 116 में लेखानुदान और प्रत्यानुदान और जो भी उसके संबंध में अपवादानुदान, ये सब का उल्लेख है। 17 की बात किया जाए तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। चलिए 118 की बात किया जाए तो प्रक्रिया के नियम है, जो साधारण प्रक्रिया होता है उसके नियम है। चलिए 19 की बात किया जाए तो संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा भी नियमन है। और 120 की बात किया जाए तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। और 121 की बात किया जाए तो 121 में संसद पर चर्चा पर जो निर्बंध है वो बात किया गया है। बाकी 22 की बात किया जाए 122 का तो न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना, ये अनुच्छेद 122 में है। चलिए 123 में तो अध्यादेश जारी किया जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 123 तो अध्यादेश जारी किया जाता है, ये किसके द्वारा, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश
जारी किया जाता है। तो अध्यादेश के लिए 1 2 3। बाकी 124 में आपका क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। 125 की बात किया जाए तो न्यायाधीशों के वेतन आदि का उल्लेख है। और 26 में बात किया जाए तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। 27 की बात किया जाए तो 27 में तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति है। और 128 की बात किया जाए तो उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति है। 29 की बात किया जाए तो 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 130 की बात किया जाए तो उच्चतम न्यायालय का स्थान, मतलब किसके लिए ये स्थान, कहाँ ये स्थान है, ये सब बातें हैं अनुच्छेद 30 में। बाकी 31 की बात किया जाए तो ये निश्चित है, 31 ये निश्चित है। 132 की बात किया जाए तो कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता है। बात की जाए अब 133 का, तो उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता है। बाकी 135 की बात किया जाए तो विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोगता होना। 36 की बात किया जाए तो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय का विशेष इजाज़त। और 37 की बात किया जाए तो इसमें निर्णयों एवं आदेशों तथा का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन करना। 38 की बात किया जाए तो 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि है। और 139 की बात किया जाए तो कुछ याचिका रिट निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया गया है। यदि 140 की बात किया जाए तो उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां हैं। 41 की बात किया जाए तो इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि के सभी न्यायालयों में अबाध्य कार्य होना। यदि 142 की बात किया जाए तो उच्चतम न्यायालय की डिग्रियों तथा आदेशों का परिवर्तन एवं प्रकटीकरण आदि के विषय में आदेश है 142 में। 143 की बात किया जाए तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 144 की बात किया जाए तो सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता कार्य किया गया है। अब 145 की बात किया जाए तो इसमें न्यायालय के नियम आदि का उल्लेख है। 46 की बात किया जाए तो इसमें उच्चतम न्यायालय के अधिकारी एवं सेवक तथा व्यय हैं। 147 की बात किया जाए तो उसके निर्वाचन संबंधित है। अब बात किया जाए 148 का, मैं इससे पहले ही बोल चुका कि भारत के लेखा परीक्षक हैं। भारत का महालेखा परीक्षक 139 में है, ट्रिपल स्टार ठोक दीजिए, लगा दीजिए। 149 की बात करें तो नियंत्रक महालेखा के कर्तव्यों का उल्लेख है, किसमें है 149 में। 150 की बात किया जाए तो संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। 151 की बात किया जाए तो संपरीक्षा प्रतिवेदन है। और 152 की बात किया जाए तो ये राज्य का इसमें परिभाषा है, जो कि राज्य के भाग 6 में ये आता है। चलिए यहाँ 151 समाप्त हुआ, तो पहले एक बार यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए, संघ 152 से 151, अब राज्य क्या होगा 152 से 237 के बीच में है। तो ये भाग 6 में है, तो भाग 6 को अब देखना है। चलिए भाग 6 को देखते हैं। तो 52 में क्या है, 152 में इसकी परिभाषा है। 153 की बात किया जाए तो राज्यों के राज्यपाल होंगे, राज्यों के राज्यपाल। 52 में राष्ट्रपति और 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति। ये ध्यान रखना है। 76 में महान्यायवादी। अब महालेखा परीक्षा 148 में, ये सब इम्पोर्टेंट है। और संसद का गठन 79 में है। 80 में क्या है आपका राज्यसभा, 81 में लोकसभा है। चलिए इन कुछ विषयों को ध्यान में रखना, कुछ अनुच्छेद हैं। 154 की बात किया जाए तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी। और 155 की बात किया जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात किया गया है। 156 की बात किया जाए तो राज्यपाल की पदावधि की बात है। 157 की बात किया जाए तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो योग्यता होता है, अर्हताएँ होते हैं, उस 57 में। 158 की बात किया जाए तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। 159 की बात किया जाए तो राज्यपाल द्वारा शपथ एवं
प्रतिज्ञान है। 160 की बात किया जाए तो 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन है। 161 की बात किया जाए तो इसमें क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार तथा लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। अब बात किया जाए 162 में तो 162 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, नहीं एक तो 61 में ही था। 62 की बात किया जाए तो राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार है। 62 की बात हो रहा है, 61 की नहीं। तो 62 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। यहाँ भी मंत्रिपरिषद होंगे तो मंत्रिपरिषद में क्या होगा, 163 में ये राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मुखिया क्या मुख्यमंत्री कहलाता है, सीएम। चलिए 164 की बात किया जाए तो इसमें मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। और 165 की बात किया जाए तो राज्य का महाधिवक्ता। 166 की बात किया जाए तो ये राज्य सरकार के कार्य का जो संचालन करने के लिए होता है, 166 में इसकी बात किया गया। बाकी 167 की बात किया जाए तो 167 में राज्यपाल को जानकारी आदि के लिए उपबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। अब बात किया जाए 168 की तो राज्यों के विधानमंडल का गठन, जैसे संसद का गठन हुआ था 79 में, वैसे ही 168 में राज्यों के विधानमंडल का गठन है। 169 की बात किया जाए तो विधान परिषद का सृजन किया गया है। विधान परिषद होता है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये अस्थायी सदन होता है, उच्च सदन बोलते हो, और हर 2 वर्ष में क्या होते हैं, 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जैसे संसद में बताया जाता है राज्यसभा के लिए कि ये उच्च सदन है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, वैसे इसी प्रकार ये विधान परिषद भी होता है। लेकिन विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में ही है, बाकी राज्यों में नहीं है। और यदि बात किया जाए विधानसभा का तो विधानसभा ये 170 में है विधानसभाओं का संरचना। और विधान परिषद की संरचना की बात करें तो 171 में है। किसमें है, 171 में है। और 172 की बात किया जाए तो ये राज्यों के विधानमंडल की अवधि है। 174 की बात किया जाए तो राज्य के विधानमंडल के सत्र एवं सत्रासन जो भी है उसका विघटन है। 175 की बात किया जाए तो 175 में आपका सदन अभिभाषण तथा उनके संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार है। जिस प्रकार वहाँ पर संसद पर राष्ट्रपति था, वैसे यहाँ पर राज्यपाल। 176 की बात किया जाए तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। 177 की बात किया जाए तो सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार हैं। 168 की बात किया जाए तो 168 में विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होगा, जो भी विधानसभा का होंगे। और 179 की बात किया जाए तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना तथा पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये 169 की बात है। 180 की बात की है तो अध्यक्ष पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को शक्ति प्रदान है। अब बात किया जाए 181 में तो जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन ना होना, ये आपका 182 में है। विधान परिषद का 181 में विधान परिषद का सभापति या उपसभापति, ये 182 में है। पुनः एक बार सुन लीजिए, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन ना होना, ये 181 में है। और 82 की बात किया जाए तो विधान परिषद का सभापति और उपसभापति की बात किया गया है। यदि बात किया जाए 183 का तो 183 में सभापति और उपसभापति का पद का रिक्त होना और पद त्याग से पद से हटाए जाना, ये सब बातें हैं। 184 की बात कर लिया जाए तो 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने और सभापति के रूप में कार्य करने के उपसभापति के किसी अन्य शक्ति को दर्शाया गया है। यदि बात किया जाए 185 का तो 185 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन ना होना, ये 185 की बात है। 186 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सभापति या उपसभापति के वेतन और भत्ते की बात
कहा गया है। 87 की बात क्या लिया जाए तो 87 में राज्य के विधानमंडलों का सचिवालय होगा। जैसे उसमें संसद का सचिवालय था, वैसे इसमें क्या होगा, राज्य विधानमंडल के सचिवालय होंगे। और 188 की बात करें तो सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। 188 में जो भी सदस्य होते हैं विधान परिषद विधानसभा के, उनके वो शपथ का प्रावधान है। 189 की बात करें तो संसद एवं जो सदन होते हैं उनमें मतदान एवं व्यक्तियों के हेतु सदनों के कार्य की शक्ति और गणपूर्ति की बात किया गया है। 190 की बात किया जाए तो स्थानों का रिक्त होना, और 91 की बात किया जाए तो निर्धताएं, उसकी योग्यताएं, और 92 की बात किया जाए तो सदस्यों की निर्धताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, जैसे उसमें था। और 193 की बात किया जाए तो ये अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले अर्जित ना होने पर निर्धारित किए जाने वाले बैठकें एवं मत देने की शक्ति है। किसमें? 193 में। चलिए 194 की बात किया जाए तो इसमें विधानमंडलों के संसदों और सदनों को तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्ति का विशेषाधिकार प्राप्त है। 195 की बात किया जाए तो इसमें वेतन और भत्ते हैं। जो राज्य विधानमंडल उनके सदस्यों की शक्ति का विशेषाधिकार है, उनमें वेतन और भत्ते हैं। 196 की बात किया जाए तो विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में बंद है। 197 की बात किया जाए तो धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निर्धारण। 198 की बात किया जाए तो धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 199 की बात किया जाए तो धन विधेयक, जैसे उसमें 110 में था वैसे ही इसमें क्या है, 199 क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है। वैसे धन विधेयक की परिभाषा 110 में बताया गया है। किसमें? 110 में, जो कि वो संसद का था। 199 धन विधेयक ये राज्य संबंधित है। 200 की बात किया जाए तो 200 में आपका विधेयकों पर अनुमति है। 201 में उसके विचार के लिए आरक्षित विधेयक है। 202 की बात किया जाए तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण है। 203 की बात किया जाए तो विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है। 204 की बात किया जाए तो विनियोग विधेयक है। और 205 की बात किया जाए तो इसमें अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 206 की बात किया जाए तो लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, ये सब बातें हैं। 207 की बात किया जाए तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है 207 में। 207 में अब बात किया जाए 208 की तो 208 में प्रक्रिया के नियोजन है। 209 में ये राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का वित्त का विनियमन है। 210 की बात करें तो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 211 में तो विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन है। और 212 की बात करें तो न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये 212 में। अब बात किया जाए 213 की तो 213 में राज्य विधान के लिए अध्यादेश है। वैसे देखोगे तो जो केंद्र के लिए था 123 था, कितना था, अध्यादेश 123 था। तो इसमें क्या है, विधानमंडल के लिए ये अध्यादेश है। विधानमंडल के लिए 213। देखो इसको याद कैसे रखोगे, 123 सिर्फ एक को क्या करना, 2 को आगे कर दो, बाकी सभी वैसे, सिर्फ नंबर परिवर्तन करने हैं और ये भी अध्यादेश हो जाएगा। अब राज्यों के उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो 214 में है। बाकी वैसे देखें तो उच्चतम न्यायालय 124 में। इसमें भी क्या किया गया, 2 को आगे कर दिया गया, उसके बाद 1 को यहाँ बीच में ला दिया गया है। तो इसको याद कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। 215 की बात किया जाए तो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ये 215 में। 216 की बात किया जाए तो उच्च न्यायालयों का गठन है। और 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं जो पद की शर्तें हैं वो सब बातें हैं। 218 की बात किया जाए तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। 219 की बात किया जाए तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और 220 की बात किया जाए तो 220 में
अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय का निर्बंधन। 221 की बात किया जाए तो न्यायाधीशों के वेतन, और 222 की बात किया जाए तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण। 223 की बात किया जाए तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 224 की बात किया जाए तो अपर और अधिकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 की बात किया जाए तो 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, और 226 की बात किया जाए तो कुछ याचिका रिट निकालने की उच्च न्यायालय को शक्ति है। 227 की बात किया जाए तो 227 में सभी न्यायालयों के अधिक्षरण की उच्च न्यायालय की शक्ति होता है, मतलब उसमें जो उसके नीचे रहते हैं उसमें उच्च न्यायालय की शक्ति रहता है। 228 की बात किया जाए तो कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण है। बाकी 229 की बात किया जाए तो 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारी एवं सेवक तथा व्यय की बात है। 230 की बात किया जाए तो उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार है। 231 की बात करें तो 202 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। बाकी 232 ये क्या है, निश्चित है, ये ध्यान रखना। अब बात किया जाए 233 का तो 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। जिला का जो अधीनस्थ न्यायालय होता है अनुच्छेद 233 से 238 के बीच में आता है, तो जिला न्यायालय 233 है। 224 की बात किया जाए 34 की बात किया जाए तो न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, और 235 की बात किया जाए तो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 236 की बात किया जाए तो इसके निर्वाचन संबंधित है, और 237 की बात किया जाए तो कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। तो यहाँ से देखते हैं, ये देखिए आपका संघ भी समाप्त हुआ 152 से 237। अब देखना है 7वां जो पहली अनुसूची के भाग खाक में यह है, तो ये भी निराश्रित है, ये देख लीजिए 238। तो केंद्र शासित प्रदेश ये देखना है, तो भाग 8 को समझना है। चलिए भाग 8 को देखते हैं। तो 239 ये संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। 240 की बात किया जाए तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 241 की बात किया जाए तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, और 242 की बात करें तो ये निश्चित है, ये ध्यान रखना, ये रद्द है। अब बात किया जाए भाग 9 का, क्या भाग 9 का यहाँ से देखिए, तो भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं। 243 का ए आड़ा कड़ा ये सब है, ठीक। तो यहाँ से आइए देखते हैं, तो 243 में क्या है, परिभाषा है। 243 में परिभाषा है। अब 43 का काम है ग्राम सभा है। 43 के काम में ग्राम सभा है। खा में इसके पंचायतों का गठन है। गा में पंचायतों की संरचना है। घा में स्थानों का आरक्षण है। अंगा में पंचायतों की अवधि है, और चा में सदस्यों के लिए जो निर्धारिताएँ हैं वो है। चा के बाद छा आ जाएगा। छा में पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व है, और जा में पंचायतों द्वारा कारारोपण की शक्ति और उनकी निधियां हैं। झा की बात किया जाए तो वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना। इयां की बात किया जाए, इयां ऐसे लिखोगे, तो इयां की बात किया जाए पंचायतों का लेखा परीक्षण, और टा की बात किया जाए तो पंचायतों के निर्वाचन। ठा की बात किया जाए तो संघ, ठा की बात किया जाए तो संघ राज्य क्षेत्रों पर परिवर्तन, और अड़ा की बात किया जाए, टा ठा डा की बात किया जाए, किसमें, डा की, तो डा की कतिपय क्षेत्रों पर इस भाग का लागू न होना। ढा की बात किया जाए तो विद्यमान विधियों तथा पंचायतों का नियंत्रण, और आड़ा की बात किया जाए तो निर्वाचित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है। ये तो हो गया। अब इसके बाद नगर पालिकाएँ भी क्या है, ये भाग 9 से 9 के कामे हैं। किसमें है, 9 के कामे, ये आपका नगर पालिका है। इसमें भी इसी प्रकार ता था दा धा ना पा फा वा। तो आइए एक एक को देखते हैं। तो 243 के ता में परिभाषा है। ता में परिभाषा है।
243 ता में परिभाषा, था में नगर पालिकाओं का गठन, दा में नगर पालिकाओं की संरचना, धा में ये वार्ड समिति आदि का गठन, उनकी संरचना, ना की बात करें तो स्थानों का आरक्षण, पा की बात करें तो नगर पालिकाओं की अवधि शक्ति, और फा की बात किया जाए तो सदस्यों के लिए अनर्हताएँ, बा की बात किया जाए तो नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकारी, उत्तराधिकारी, भा की बात किया जाए तो नगर पालिकाओं द्वारा कारावारों की शक्तियाँ, उनकी निधियाँ, मा की बात किया जाए तो वित्त आयोग, और या की बात किया जाए तो नगर पालिकाओं का लेखा परीक्षण, या का की बात किया जाए तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। तो इसी प्रकार ये सभी हैं। चलिए अब भाग 10 को देखते हैं। यहाँ से भाग 10 को, यह है भाग 10। चलिए भाग 10 देखते हैं। तो भाग 244 से 244 का के बीच में है, इसको भी देख लेते हैं। तो 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। भाग 11 की बात किया जाए तो भाग 11 में 245 आएगा, जिसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 11 की बात है। तो 245 में संसद और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। 246 की बात किया जाए तो संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विषयों की विषय वस्तु है। 47 की बात किया जाए तो कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना उपबंध करने की संसद के पास शक्ति है। 48 के बाद बात किया जाए तो अवशिष्ट विधायी शक्ति है। 49 की बात किया जाए तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति है। 250 की बात किया जाए तो यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन हो तो राज्य सूची के विषय संबंध में विधि बनाने का संसद को शक्ति है। 251 की बात किया जाए तो ये संसद अनुच्छेद 49 और 50 के अधीन बनाई गई विधियों के राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के असंगति हैं। 252 की बात किया जाए तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के उनकी सहमति से किसी विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधियों का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। 253 की बात तो अंतर्राष्ट्रीय करारों पर प्रभावी करने के लिए ये विधान है। 254 की बात किया जाए तो 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति है। 255 की बात किया जाए तो सिफारिशों एवं पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय बनाना या मानना। अब बात किया जाए 256 का तो 256 में राज्यों एवं संघ की बाध्यताएं हैं। 257 में कुछ दशाओं में राज्यों एवं संघों का नियंत्रण है। 58 की बात किया जाए तो इसमें कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्राप्त प्रदान करने की आदि शक्तियों का न्याय। 59 निराश्रित है। 260 की बात की है तो भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता है। 61 की बात किया जाए तो सार्वजनिक कार्य एवं अभिलेखा न्यायिक कार्यवाही है। 261 ध्यान रखना है, ठीक। 262 की बात किया जाए तो अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी दूनों के जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णय। और 63 की बात किया जाए तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। तो ये भाग 11 समाप्त हुआ। यहाँ से पुनः देखते हैं अब भाग 12 को वित्त संपत्ति संविधान वाद, ये भाग 12 के अंतर्गत है। तो 264 में है ये इसका निर्वाचन, 264 में इसका निर्वाचन, 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण किया जाना। 266 की बात किया जाए तो भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखाएं। 267 की बात किया जाए तो आकस्मिक निधियां हैं। 268 की बात किया जाए तो संघ द्वारा उद्हेत किए जाने वाले किंतु राज्यों से ये विनियोजित। 269 की बात किया जाए तो ये संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों के सौंपे जाने का कर है। 270 की बात किया जाए तो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित और संघ के बीच वितरित किए जाना। ये सब अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, ठीक। 274 की तो ऐसे
कराधान जिसमें राज्य हित वैध और प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश। 275 की बात किया जाए तो कुछ राज्यों के संघ से अनुदान। 276 की बात किया जाए तो वित्तीय व्यापारों, आजीविकाओं एवं नियोजनों पर कर। 277 की बात करें तो वैसे 278 निराश्रित है। 279 शुद्ध आगम आदि की गणना है। 280 में वित्त आयोग है। 280 ये ध्यान रखना वित्त आयोग है। और 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। 282 की बात किया जाए तो संघ और राज्य द्वारा अपने राजस्व में किए जाने वाले व्यय हैं। 283 की बात किया जाए तो संचित निधियां हैं। 284 में तो लोक सेवकों एवं न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं हैं। 285 में तो संघ की संपत्ति के राज्य के करों से छूट है। 286 की बात किया जाए तो माल के क्रय तथा विक्रय के अधिरोपण के बारे में निर्विधान है। तो 287 की बात किया जाए तो विद्युत पर कर में जो छूटें होती हैं उससे संबंधित है। 288 की बात किया जाए तो जल विद्युत एवं राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट है। 289 की बात किया जाए तो राज्यों में संपत्ति एवं आय के संघ के कराधान में छूट है। 290 की बात किया जाए तो कुछ व्ययों तथा पेंशनों के संबंध में समायोजन है। 291 की बात किया जाए तो निराश्रित है। 292 की बात किया जाए तो ये भारत सरकार द्वारा उधार लेना है। 293 की बात किया जाए तो राज्यों द्वारा उधार लेना है। राज्यों द्वारा उधार लेना। 294 की बात किया जाए तो 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, स्थितियों, अधिकारों एवं दायित्व की बाध्यताओं का उत्तराधिकारी। 295 में अन्य दशाओं में संपत्ति, स्थितियों एवं अधिकारों का दायित्व। और 296 में तो राजगामी तथा व्यपगम या स्वामी विहीन होने से प्रभुत्व संपत्ति। 297 की बात किया जाए तो राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड, महाद्वीपीय, मग्न तट भूमि में स्थित जो भी हैं उनके लिए। 298 की बात किया जाए तो व्यापार करने आदि की शक्ति है। 299 में संविदाएँ हैं। 300 में वाद और कार्याएँ हैं। अब बात करें अनुच्छेद 300 का में तो ये वित्त के जो प्राधिकरण हैं उससे वंचित न किया जाना, 300 का में रखा गया है। 300 का में संपत्ति के अधिकार को भी इसी के तहत है। 301 में देखा गया है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। 302 में तो व्यापार, वाणिज्य, समागम पर निर्बंध अध्यारोपित करने की शक्ति। 303 में तो व्यापार, वाणिज्य के संबंध में संघ राज्यों की शक्तियों एवं विधियों पर निर्बंध है। 304 की बात किया गया है तो राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध। 305 की बात तो ये विद्यमान विधियों तथा राज्य के एकाधिकार का उपबंध कराने वाली विधियों की व्याप्ति। 306 ये क्या है, निराश्रित है। 307 ये 301 के या 304 के प्रयोजन के लिए प्राधिकार नियुक्त है। भाग 14 देखा जाए तो भाग 14 ये संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं हैं। तो 308 में इनका निर्वाचन है। 309 में संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें हैं। 310 की बात किया जाए तो 310 में संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि है। 311 की बात किया जाए तो संघ और राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किए जाने, पद से हटाए जाने, ये सब बातें हैं। 312 की बात है तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 313 की बात करें तो संक्रमणकालीन उपबंध है। और 314 ये निराश्रित है। 315 की बात किया जाए तो 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक नियोजन आयोग। 316 की तो सदस्यों की नियुक्ति पदावधि। 317 की बात किया जाए तो लोक सेवा आयोग के किसी सदस्यों का हटाए जाना, निलंबित किया जाना। और 318 की बात तो आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों की सेवा के शर्तों पर विनियमित बनाने की शक्ति है। 319 की तो आयोग के सदस्यों ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। और 320 की बात
तो लोक सेवा आयोग का कृत है 321 के। तो लोक सेवा आयोग में कृतों का विस्तार एवं शक्ति का। और 322 की बात तो लोक सेवा आयोग के व्यय है। 323 में तो लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन है। भाग 14 का में देखा जाए तो यहाँ पर 323 है, ये आपका प्रशासनिक अधिकार है। और 323 जो खा है अन्य विषयों के लिए अधिकारित है। भाग 15 इम्पॉर्टेंट है, निर्वाचन संबंधित है। तो 324 से लेकर 329 के बीच में है। तो 324 में निर्वाचन के अधिकार निर्देशन एवं नियंत्रण के निर्वाचन आयोग में निहित होगी। 325 की बात करें तो धर्म, मूल्य, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली से सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। और 326 की बात किया जाए तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। 327 की बात किया जाए तो विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद में शक्ति होगी। 328 की बात है तो किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति हो गया। 329 की बात है तो निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। तो ये भाग 15 ध्यान रखना निर्वाचन संबंधित। अब बात किया जाए भाग 16 का, तो भाग 16 में अनुच्छेद 330 में ये लोकसभा के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आवंटन है। 331 तो ये लोकसभा आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये सब बातें। और 332 की बात किया जाए तो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण। 33 की बात किया जाए 333 तो राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। और 334 की बात किया जाए तो स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 50 वर्ष के पश्चात ना रहना। और 335 की बात किया जाए तो सेवाओं एवं पदों के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के दावे हैं। 336 की बात तो कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध है। 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध है। 338 की बात किया जाए तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण है। 340 की बात किया जाए तो 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण है। और 341 की बात किया जाए तो अनुसूचित जातियां हैं। 342 में अनुसूचित जनजातियां हैं। भाग 17 में देखते हैं तो भाग 17 में तो यहाँ संघ की राजभाषा है। संघ की राजभाषा 343 में। 344 की बात किया जाए तो राजभाषा से के संबंध में आयोग तथा संसद की समितियाँ। 345 में बात किया जाए तो राज्य की राजभाषाएँ ही होगी। 346 की बात तो एक राज्य दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य के संग बीच पत्रताएँ की राजभाषा। 347 की बात किया जाए तो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। 348 की बात किया जाए तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और उनके अधीनस्थ विधेयकों और प्रयोग किए जाने वाली भाषाएं हैं। 349 की बात तो इसमें भाषा से संबंधित कुछ विधेयक अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया है। 350 की बात तो व्यथा में निवारण हेतु अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। और 51 की बात करें तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। 52 की बात करें तो 18 में आता है। भाग 18 में आपात उपबंध 352 तो आपात उपबंध की घोषणा है। 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव है। और 354 की बात करें तो जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन है तो राजस्व के विवरण संबंधित जो भी उपबंध है वो लागू है। 355 में तो बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति की राज्य संरक्षण संघ का कर्तव्य है। 56 की बात करें तो इसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन की बात किया गया है। 56 में 57 की तो 56 के अधीन जो भी उद्घोषणा है उसके विधि शक्तियों का प्रयोग करना है। 358 की बात करें तो आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन रहता है। 359 की बात करें तो आपात के उपबंध भाग 3 में अधिकारियों के जो प्रावधान है वो भी निलंबित रहेंगे।
बाकी 360 ये क्या है, वित्तीय आपात है, अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। भाग 19 की बात करें तो अनुच्छेद 361 ये राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण है। 362 की बात करें तो निराश्रित है। 363 की बात करें तो कुछ संधियों एवं करारों आदि के उपबंध में विवादों न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है। 364 की बात किया जाए तो महापात्राओं एवं विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध है। 365 की बात किया जाए तो संघ द्वारा किए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनके प्रभावी करने में असफलताओं का प्रभाव है। 366 में देखेंगे तो परिभाषाएं हैं। 367 में इसका निर्वाचन है। भाग 20 देखा जाए तो इसमें क्या है, भाग 20 में संशोधन है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में ध्यान रखना। अब देखते हैं भाग 21। तो भाग 21 में के तहत जो 369 है, इसमें राज्य और संघ के विशेष उपबंधों के विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो समवर्ती सूची के विषय हों। 370 विशेष जम्मू कश्मीर और 31 अक्टूबर से इसे हटा दिया गया। मतलब जम्मू कश्मीर के लिए 370 विशेष था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग 19 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में ये बढ़ गया। चलिए 71 की बात किया जाए तो 71 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। 72 की बात किया जाए तो इसमें विद्यमान विधियों का जो भी प्रवृत्ति रहना और उनका अनुकूलन किया गया है। बाकी 73 की बात किया जाए तो 73 में निवारण निरोधक के किए रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। 374 में तो फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में जो सपरिषद एवं हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध है। 375 की बात किया जाए तो संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों एवं प्राधिकारियों का कृत करने रहना। 76 की बात किया जाए तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। और 377 की बात किया जाए तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। 378 की बात किया जाए तो लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। और 379 ये निराश्रित है। 379 और ये 80 मतलब 91 से 379 से 91 तक ये क्या है आपका निश्चित है, मतलब ख़त्म है। 392 की बात किया जाए तो कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 392 देखते हैं 22 नंबर भाग। तो 22 में है 393। 393 संक्षिप्त नाम है किससे, ये जो प्रारंभ में हिंदी प्राधिकृत पाठ एवं निर्गम है, ये 393 से 395 है। 94 में प्रारंभ किया गया और 95 निश्चित है। बस ये टोटल अनुच्छेद हुआ है। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना। जय हिंद।